बोर्ड के 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस परीक्षा में दिल्ली के सार्थक अग्रवाल टॉपर हैं। सार्थक को कुल 99.6% नंबर्स मिले हैं। मेरा छोटा भाई अपना 10th बोर्ड का एग्जाम देकर घर आया। एग्जाम के बाद वो थोड़ा सैड लग रहा था, तो मैं उसके पास गया एंड मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, एग्जाम खराब हो गया क्या? और उसने जो जवाब दिया उससे मेरा दिमाग सोच में पड़ गया। उसने ये बोला कि भैया एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, लेकिन अगर एआई हम सबका सारा काम कर लेगा तो हम क्या करेंगे? ये एक छोटी सी लाइन थी, लेकिन इसके पीछे जो सवाल था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। आखिर हम किस तरीके से तैयार कर रहे हैं अपनी अगली जनरेशन को? अब आप सोचिए, दुनिया का सबसे यंग देश कौन सा है? इंडिया। इंडिया की मीडियन एज, मतलब सबसे ज्यादा लोग किस एज ग्रुप में है, वो है 28.2 इयर्स एंड लगभग 65% ऑफ द पॉपुलेशन 35 साल से कम है। अब इसका मतलब कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ वर्कफोर्स है। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये वर्कफोर्स फ्यूचर रेडी है? अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 2030 तक वर्ल्ड की 85 मिलियन जॉब्स रिप्लेस हो सकती हैं ऑटोमेशन और एआई की वजह से, और इंडिया में ऑलरेडी 25% ग्रेजुएट्स को जॉब ही नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि या तो उनमें प्रैक्टिकल स्किल की कमी होती है, या वो आउटडेटेड सिलेबस पढ़ के आते हैं जिसका इंडस्ट्री में बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। हर साल इंडिया में लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन NASSCOM के अकॉर्डिंग इसमें से सिर्फ 45% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री के लिए रेडी होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयबल होते हैं, एंड वो भी मोस्टली लो स्किल लेवल जॉब्स के लिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्री होल्डर्स बना रहा है, या प्रॉब्लम सॉल्वर्स, लीडर्स या इनोवेटर्स? अगर हम सच में अपने यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को रूट लेवल से वापस रिफॉर्म करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारा सिस्टम आउटडेटेड है, कैसे ये एक ऑब्सोलीट और बिल्कुल ही इनइफेक्टिव वर्कफोर्स को क्रिएट कर रहा है, और क्या रियल रिफॉर्म्स चाहिए ताकि हम दुनिया के लेवल पर कंपीट कर सकें। ये कहानी स्कूल के क्लासरूम से स्टार्ट होती है और जॉब मार्केट के बैटलफील्ड तक जाती है। और तो चलिए इस सच्चाई का सामना करते हैं। क्या आपको याद है पीरियोडिक टेबल या फिर मुगल एम्पायर के वॉर्स? आई बेट जरूर याद होगा। हाइड्रोजन से लेकर लॉरेंसियम तक या बाबर से लेकर औरंगजेब तक। पर एक जेन्युइन सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये सब अच्छे से समझ आया था या सिर्फ याद किया था? इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रोट लर्निंग, यानी कि रटना। अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे एंड सिलेबस देखेंगे, सब कुछ कंटेंट हैवी है लेकिन एप्लीकेशन लाइट। 2019 के ASER रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5th क्लास के सिर्फ 50% स्टूडेंट्स ही क्लास 2 के बेसिक रीडिंग और मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट कभी भी समझाया ही नहीं जाता, उन्हें सिर्फ याद करने की ट्रेनिंग मिलती है, समझने की नहीं। और टॉपर कौन होता है? जो सबसे अच्छे से रट्टा मार ले और जो गलती से कुछ नया सोच ले, उसे बोलते हैं ऑफ टॉपिक। हमारे इस सिस्टम ने क्रिएटिविटी को डिस्ट्रैक्शन बना दिया है, पर दुनिया का फ्यूचर आज वही लोग लिख रहे हैं जो अलग सोच रहे हैं। डिजाइन थिंकिंग, इनोवेशन और क्रिटिकल रीजनिंग। लेकिन हम आज भी एग्जाम्स में लोधी डायनेस्टी के वॉर्स के बारे में लिख रहे हैं, बिना ये जाने कि हम उन वॉर्स से क्या सीख सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाखों स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, पर क्या वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हैं? अब NASSCOM के अकॉर्डिंग सिर्फ 20-25% इंजीनियर्स ही ऐसे होते हैं जो रियल वर्ल्ड जॉब्स के लिए ट्रूली एम्प्लॉयबल हो, और बाकी वो सिर्फ डिग्री होल्डर्स होते हैं। आज का बीटेक स्टूडेंट ब्लॉकचेन का नाम तो सुनता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसे यूज कैसे करते हैं, जीरो एक्सपीरियंस। डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इवन बेसिक ऐप डेवलपमेंट किसी को भी नहीं आता। और क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? हमारा सिलेबस 15 साल पुराना है। 2018 में AICTE ने बोला कि 60% ऑफ द कॉलेजेस के पास प्रॉपर लैब्स ही नहीं है। अब आप बताओ,
कि एक ऐसा इंजीनियर जिसने कभी प्रैक्टिकल टूल्स के साथ काम ही नहीं किया, वो जॉब ज्वाइन करते ही करेगा क्या। इसीलिए कंपनीज को अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो उनका भी टाइम बर्बाद करता है एंड स्टूडेंट का भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही तोड़ देता है। अब आपको लगता होगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का गेम होगा। गलत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक सबसे ज्यादा डिमांडेड स्किल्स होंगे क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, टीम कोलैबोरेशन और अडेप्टेबिलिटी। लेकिन हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स तो बिल्कुल ही रेयर होते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग की कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई। इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का सिलेबस में नामो निशान ही नहीं है। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो भी गूगल प्लस कॉपी पेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन, और ग्रुप वर्क का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को शेयर करना। रियल कोलैबोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, एक ग्रेजुएट रेज्यूमे तो बहुत बढ़िया लिख लेता है, पर इंटरव्यू में आंख उठा के कॉन्फिडेंटली बात तक नहीं कर पाता। अब ऑन एन एवरेज एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन टीचिंग स्टाइल, सिलेबस, एग्जाम्स सब कुछ एक जैसे। किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को आर्ट में, पर हमारा सिस्टम सबको एक ही टेम्पलेट में डाल रहा है, जैसे कि कोई फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स निकल रहे हो। एक जैसा साइज, एक जैसा शेप और एक जैसी पैकेजिंग। लेकिन लर्निंग कोई फैक्ट्री प्रोसेस नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, पर इस चीज का ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन एकदम ही जीरो है, क्योंकि स्टूडेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आपको 11th में साइंस लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, चाहे आपको एआई या रोबोटिक्स में इंटरेस्ट हो या बायोलॉजी में। जबकि वर्ल्ड जा रहा है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, अडैप्टिव एआई बेस्ड एजुकेशन और इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ, और हम अभी भी वन साइज फिट्स ऑल वाले मॉडल पर चिपके हुए हैं। अब अगर एजुकेशन एक ट्री है तो टीचर उसके बीज होते हैं, लेकिन क्या हम उस बीज का ध्यान रख रहे हैं? भारत में 90 लाख से भी ज्यादा टीचर हैं स्कूल लेवल पे, लेकिन यूनेस्को के रिपोर्ट के हिसाब से मेजॉरिटी टीचर्स को रेगुलर अपस्किलिंग, ट्रेनिंग या मेंटरशिप मिलती ही नहीं। मोस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्योरेटिकल होते हैं, उन्हें मॉडर्न टीचिंग टूल्स, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, एआई असिस्टेड क्लासरूम्स का एक्सपोजर दिया ही नहीं जाता। और सैलरी प्राइवेट स्कूल्स में तो कई जगह टीचर्स को बस 10 से 15,000 रुपए ही दिए जाते हैं। जहां जिंदगी चलाना ही मुश्किल है, वहां क्वालिटी टीचिंग कहां से होगी? अब मोटिवेशन की कमी तो है ही, प्लस जब सिस्टम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे जोर दे तो टीचर भी वही करते हैं, रटवा दो, लिखवा दो, आगे बढ़ जाओ। और कॉलेज लेवल पे तो और भी ज्यादा बुरा हाल है। कई प्रोफेसर्स इंडस्ट्री में कभी काम ही नहीं करते, तो वो स्टूडेंट्स को क्या इंडस्ट्री रेलेवेंट नॉलेज देंगे? ये गैप तब तक नहीं भरेगा जब तक हम टीचर्स को सिर्फ जॉब का पार्ट ना समझें, बल्कि नेशन बिल्डर्स का रोल दे दें। फिनलैंड, एक छोटा सा नॉर्डिक कंट्री जिसका एजुकेशन सिस्टम दुनिया के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वहां के स्टूडेंट्स पर ना प्रेशर है, ना कंपटीशन, ना होमवर्क। वहां क्लास ड्यूरेशन छोटी होती है और स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट को डीपली घुस कर पढ़ने का टाइम मिलता है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक एजुकेशन वहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। होमवर्क बहुत कम या फिर कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग सिर्फ एक बार जब स्टूडेंट 16 साल के होते हैं, और उस टेस्ट का भी कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उनका फोकस मार्क्स पे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे और मेंटल हेल्थ पे होता है। फिनलैंड में टीचर बनना इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस है जितना इंडिया में इंजीनियर और डॉक्टर को प्रेस्टिजियस माना जाता है। उन्हें मिनिमम मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है और उनकी सैलरी एंड रिस्पेक्ट दोनों ही टॉप लेवल पे होते हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें बोलने वाली हैं, ऐसे करके कोई कंट्री ऊपर तो नहीं जा सकती। 2018 के PISA रैंकिंग्स में फिनलैंड के स्टूडेंट्स रीडिंग, साइंस और मैथमेटिक्स में टॉप 10 में आए, एंड वो भी बिना रट्टा मारे या बिना 10 घंटे ट्यूशन जाए। जबकि अगर आप इंडिया की बात करें तो 2009 के बाद इंडिया ने पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया PISA टेस्ट में। पता है क्यों? क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस
बहुत ही ज्यादा पुअर था। इंडिया का रैंक था 73rd आउट ऑफ 74 कंट्रीज। अब आप सोचो, जहां स्टूडेंट्स बिना कंपटीशन के पढ़ रहे हैं वो वर्ल्ड में टॉप 10 में आ रहे हैं, वहां वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस मिल रहा है, और हम जहां सिर्फ कंपटीशन से पढ़ रहे हैं वहां सिर्फ स्ट्रेस और बर्नआउट मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं सिंगापुर, एक छोटी सी सिटी जिसका साइज दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम दुनिया का मोस्ट फ्यूचर रेडी माना जाता है। सिंगापुर का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर 2-3 साल में करिकुलम को अपडेट करता है ताकि वो लेटेस्ट इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के साथ अलाइंड रहे। वहां स्टूडेंट्स को डिजाइन थिंकिंग, रोबोटिक्स, एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग अब प्राइमरी स्कूल से ही सिखाया जाता है, और उन्होंने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, टीच लेस लर्न मोर। इसका मतलब ये है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को स्पून फीड नहीं करते, बल्कि स्टूडेंट्स खुद ही एक्सप्लोर करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं एंड डिस्कशंस करते हैं। क्लासरूम्स में स्मार्ट टेक, कोलैबोरेटिव वर्कस्पेसेस और पर्सनलाइज्ड लर्निंग मॉड्यूल्स यूज किए जाते हैं। और हाँ, उनका फोकस सिर्फ स्टेम सब्जेक्ट्स पे नहीं होता, वहां आर्ट्स, फिलॉसफी और इमोशनल वेल बीइंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसका रिजल्ट, सिंगापुर के स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटली हर साल ग्लोबल ओलंपियाड्स एंड इंटरनेशनल टेस्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट वो टॉप करते हैं यहाँ पे, और उनका एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पाइपलाइन दुनिया का बेस्ट माना जाता है। यहां से हम चलते हैं जर्मनी, जहां एजुकेशन का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट जॉब रेडी स्किल्स। जर्मनी का डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम पूरे दुनिया में एडमायर्ड है। वहां स्टूडेंट्स 10th के बाद ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। ये ट्रेनिंग 2-3 साल तक चलती है एंड स्टूडेंट्स को इसका स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब वो सीखने के साथ साथ कमा भी रहे हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट है स्किल गैप एकदम ही जीरो है, क्योंकि आपको हर काम के ट्रेंड प्रोफेशनल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेकाट्रॉनिक एक्सपर्ट्स, रोबोटिक्स इंजीनियर्स, और उनका स्टेटस भी हाईली रिस्पेक्टेड होता है। सिर्फ MBA या BTech से कंपेयर नहीं किया जाता। इस मॉडल में इंडस्ट्री और एकेडेमिया एक इकोसिस्टम में काम करते हैं। ट्रेनिंग करिकुलम जो बनता है वो कंपनीज की फीडबैक से बनता है, और गवर्नमेंट इस ट्रांजिशन को मॉनिटर करती है। जर्मनी का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे यूरोप में सबसे कम रहता है, विच इज अराउंड 5 to 6%। यहीं इटली और फ्रांस में ये 15 से 20% होता है, और इंडिया में 2023 में ये रेट 17% पे था। और अगर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट काउंट करने जाएं तो शायद हम काउंट भी ना कर पाए। अब इस फ्यूचर में जाने के लिए हमें फ्यूचर का सोचना पड़ेगा, एंड इसके लिए हमें कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी, जिसमें पहला है करिकुलम ओवरहॉल। आज के सिलेबस में AI, क्लाइमेट चेंज और डिजिटल इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। WEF के मुताबिक 2030 तक 65% जॉब्स नहीं होंगी जो अभी एग्जिस्ट करती हैं। फिनलैंड जैसे देशों में ये सारी चीजें क्लास 1 से ही शुरू हो जाती हैं। एंड करिकुलम का गोल हमें चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम व्हाट दे रिकॉल टू व्हाट दे कैन डू। सेकंड है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। आज के कॉम्प्लेक्स इश्यूज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मांगते हैं। साइंस के स्टूडेंट को एथिक्स, आर्ट और कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेजेस ऑलरेडी डिजाइन प्लस टेक प्लस एथिक्स कोर्सेज चला रहे हैं, एंड इसीलिए सबको इंडिया छोड़कर GRE GMAT देकर US या कनाडा भागना है, जो कि सही भी है, क्योंकि अगर एजुकेशन वहां अच्छी मिलेगी तो आप वहीं से करो। इंडिया को भी होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड एजुकेशन मॉडल लेना होगा। थर्ड है स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस। आज के टाइम पे डिग्रीज नहीं, स्किल्स मैटर करते हैं। स्कूल्स को यूडेमी, कोर्सेरा, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से टाई अप करना चाहिए, क्योंकि गूगल के 6 मंथ के कोर्सेज से लोग टेक के बहुत अच्छे जॉब्स पा रहे हैं। यही सर्टिफिकेशंस अगर स्कूल लेवल पर आ जाए तो आप सोचिए कितने सारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री लेवल बन जाएंगे, वो रेडी हो जाएंगे इंडस्ट्री के जॉब्स के लिए। उन्हें US भी नहीं जाना पड़ेगा अच्छी जॉब्स की तलाश में। फिर आता है टीचर्स एम्पावरमेंट एंड अपस्किलिंग। टीचर्स को भी हर 6 महीने पे नए डिजिटल टूल्स और स्किल्स सीखने चाहिए। उन्हें रियल वर्ल्ड इंटर्नशिप्स भी मिलनी चाहिए समर ब्रेक्स में। एंड यूनेस्को के एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% ऑफ द इंडियन टीचर्स बहुत ही ज्यादा कतराते हैं नए टूल्स को अपनाने से। इन डिजिटल टूल्स से वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो अगर स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाना है
तो टीचर्स को भी फ्यूचर रेडी बनाना पड़ेगा। फिफ्थ आता है एग्जाम्स का रेलेवेंस। आज के एग्जाम सिर्फ रट्टे का टेस्ट होता है और रियल लाइफ में लॉजिक और डिसीजन मेकिंग चाहिए। ओपन बुक टेस्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस और केस स्टडीज को इंक्लूड करना होगा। नेदरलैंड्स में 70% असेसमेंट्स प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। इंडिया में भी सीबीएसई ने बहुत सारे नए क्वेश्चन टाइप्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिसको और भी ज्यादा स्केल अप करना होगा। फिर आता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस। एजुकेशन को सिर्फ सरकार पर नहीं छोड़ सकते, प्राइवेट फर्म्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इन्फोसिस और गूगल जैसे फर्म्स हर स्टेट में इनोवेशन लैब स्पॉन्सर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और कर्नाटका का एआई लैब्स प्रोजेक्ट इसका एक एग्जाम्पल है। एंड ऐसे ही पीपीपी मॉडल्स को नेशन वाइड अडॉप्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा वक्त था जब डिग्रीज सक्सेस का शॉर्टकट थी, लेकिन आज के टाइम में डिग्री के साथ साथ डायरेक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड डायरेक्शन तभी मिलेगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम पास से नहीं बल्कि फ्यूचर से कनेक्टेड होगा। अगर हम आज भी वही आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते रहेंगे जो 1980s के लिए डिजाइन हुआ था, तो हम 2040 के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे देंगे? कल के लीडर्स, कल के साइंटिस्ट, कल के एंटरप्रेन्योर्स आज के क्लासरूम्स में बैठे हैं, लेकिन उनके पास ना ही टूल्स हैं, ना ही फ्रीडम टू ड्रीम। सोचो, एक बच्चा रोबोट्स बनाना चाह रहा है एंड उसको बैठाकर पीरियोडिक टेबल रटाया जा रहा है, जो कि किस हद तक सही है, लेकिन रटवाने का कोई फायदा नहीं है। एक स्टूडेंट एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहता है, लेकिन उसके सिलेबस में क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक पैराग्राफ है। लोगों के एस्पिरेशंस बदल चुके हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम आज भी वही है। अगर इंडिया को सच में फ्यूचर का सुपर पावर बनाना है, तो हमें सिर्फ आईआईटीज या एम्स नहीं, हर स्कूल, हर कॉलेज को इनोवेशन की लेबोरेटरी बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ एजुकेशन की कहानी नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो पूरे जज्बे के साथ कुछ बड़ा करना चाहता है, पर सिस्टम उसे कहता है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो, बाकी सब बाद में। और बाद में क्या होता है? बच्चा तो पास हो जाता है, लेकिन उसका सपना बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाता है। अब वक्त आ गया है सिस्टम को सवाल करने का, वक्त आ गया है रट्टे को रिजेक्ट करने का, वक्त आ गया है एक ऐसे फ्यूचर को सोचने का जहां स्कूल्स सिर्फ डिग्रीज नहीं, डायरेक्शन और डेयरिंग भी दे। आपका क्या मानना है? क्या आप भी फील करते हैं कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए? प्लीज कमेंट्स में अपनी बातें लिखिएगा ताकि हम सब ये जान पाएं कि आप क्या चाहते हैं कि ये सिस्टम क्या होना चाहिए। और एक बात जरूर याद रखिएगा, सीखना कभी भी बंद मत कीजिएगा, क्योंकि सीखना ही एक ऐसी सुपर पावर है जो एक स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर बनाता है। एंड में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। 11th क्लास में क्या आपने नोटिस किया है कि जब कोई बच्चा साइंस या कॉमर्स लेता है, उसको लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया, तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन वहीं जब एक बच्चा आर्ट्स लेता है, लोग उस पे हंसते हैं। एंड मैं कैसे जानता हूं कि ये होता होगा? क्योंकि मैं, आप, हम सब इसी सिस्टम में बड़े हुए हैं और वक्त आ गया है इस सिस्टम को बदलने का। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड पीएचडी करने के लिए बाहर गया, क्योंकि इंडिया में वो टूल्स ही नहीं है, वो लैब्स ही नहीं है जो उसको चाहिए। वो हमेशा मुझे बोलता है कि इंडिया में अगर ये चीजें उसको मिल जाए तो वो बाहर क्यों जाएगा, वो अपने देश में अपना काम क्यों नहीं करेगा। इन्हीं सारे चैलेंजेस और कठिनाइयों की वजह से आज के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको पता है कि मैं कैसे इस चीज को हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।